अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अकील है और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे साथ तकरीबन 2 साल पहले हुआ। मैं बचपन से अजीबोगरीब चीज़ों का सामना करता रहा हूँ। पहले ये बता दूँ कि मैं कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता हूँ, समंदर के करीब। यहाँ आमतौर पर कुछ ख़ास अजीब नहीं होता, लेकिन जब मैं लोगों को अपनी कहानी सुनाता हूँ तो या तो वो यकीन नहीं करते या बस कह देते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसमें मैं भी उनको कुछ कह नहीं सकता, वो जो मर्ज़ी सोच सकते हैं मेरी कहानी को लेके। एक और बात जो ज़रूरी है बताना, मुझे बहुत सख्त ओसीडी है जो कभी कभी मुझे बहुत परेशान करती है। जब मुझे ये समझ आया कि कई लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी कहानी बतानी चाहिए। ये वाक़या तब का है जब मैं 16 साल का था। मुझे आज भी वो रात कल की तरह याद है। ये गर्म और पुरसकून गर्मी की रात थी। जुम्मे का दिन था और उस वक्त मेरी कुछ ज़हनी हालत ठीक नहीं चल रही थी और मेरी ओसीडी ने मुझे और बेचैन कर रखा था। उस रात मेरे 2 दोस्त अली और हमज़ा मेरे घर रुकने आए। हमज़ा का अक्सर मेरे घर रुकना होता था, लेकिन अली का आना बहुत कम होता था। लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि हम तीनों एक जगह इकट्ठे हुए थे। हम अपने कमरे में बैठे स्कूल की छोटी मोटी चीज़ों पर बात कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि वक्त कैसे गुजारा जाए। हम बेवकूफ़ नौजवान थे, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम क्लिफ्टन बीच पर जाके पानी में छलांग लगाएंगे। मैं पहले ही कह दूं कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक काम है, लेकिन हम पहले भी ऐसे करते आए थे। रात का मौसम भी बेहतरीन था। हम तैयार हुए और निकल गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो आम दिनों के मुकाबले लोग वहाँ ज़्यादा थे। हमने फिर भी अपनी मस्ती शुरू की। कुछ दफ़ा छलांग लगाने के बाद हमने वापस जाने का सोचा। जब हमज़ा अपनी चीज़ें समेट रहा था तब अली ने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, भाग, चलो जल्दी भाग कर घर पहुँच जाते हैं और हमज़ा को डरा देते हैं। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन सच में ये मज़ेदार तो था। मैंने उससे कहा, ठीक है, क्यों नहीं। जब हमज़ा बेपरवाह अपनी चीज़ें उठा रहा था, हम दोनों ने भागना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से हमज़ा ने हमें पीछे भागते हुए नहीं देखा। हम जल्दी से मेरे घर पहुँचे और फ़ौरन अंदर घुस गए। अली ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और बोला, चल सोफ़े के पीछे छुप जाते हैं। हमने 5 मिनट तक इंतज़ार किया। अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था और आसपास हर जगह खामोशी थी। जब हमज़ा घर के अंदर आया तो उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। सब कुछ एकदम से बिल्कुल खामोश हो गया। फिर हमने देखा कि हमज़ा सीधा मेरे कमरे के दरवाज़े की तरफ देख रहा है। मुझे पता है तुम दोनों यहीं हो, उसने कहा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। उसी वक्त हमें उसकी चीख सुनाई दी, रुको, तुम कौन हो। मेरे और अली के पैर एकदम जम गए। हमज़ा की आंखें खौफ से फट चुकी थीं। हमज़ा, क्या हुआ, क्या देखा तूने उस कमरे में। हमज़ा ने थरथराते हुए कहा, मुझे नहीं पता भाई, कोई कोने में खड़ा हुआ है। मैंने उससे पूछा, मजाक तो नहीं कर रहा ना। उसने कहा, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ। उसका चेहरा सफ़ेद हो चुका था। मेरी रग रग में एकदम से ठंडक दौड़ गई थी। मुझे हमज़ा की आदत का पता था, ये बंदा झूठ नहीं बोलता। मैंने धीरे से अपने बंद कमरे की तरफ देखा। मैंने सोचा मुझे देखना तो पड़ेगा। मैं फ़ौरन किचन की तरफ भागा और वहाँ से सबसे बड़ी छुरी उठा ली। जब मैं वापस आया तो अली और हमज़ा मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं अपनी अकल खो बैठा हूँ। हमज़ा ने कहा, तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, पुलिस को बुला लेते हैं। मैंने कहा, नहीं, पहले खुद देखता हूँ। मैंने कमरे का दरवाज़ा पकड़ा, गहरी सांस ली और ज़ोर से अंदर घुसा। जल्दी से लाइट ऑन की। कमरा बिल्कुल खाली था। मुझे गुस्सा आया, हमज़ा यार तू पागल हो गया है, यहाँ कोई नहीं है। हमज़ा बोला, यार मैं कसम से सच कह रहा हूँ, मैंने वहाँ किसी को देखा था। हमज़ा ने सिर्फ यही कहा और वहाँ से और बिना कुछ कहे चल दिया और सीधा लिविंग रूम में जाकर बैठ गया। अली का चेहरा भी एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे महसूस होने लगा कि घर में कोई और भी है। एक रात मैं सर्फिंग से वापस आया और अपने लैपटॉप पे वीडियोस देखने लगा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई लिविंग रूम से चलकर हॉलवे में आ रहा है
उस वक्त घर में सिर्फ मैं था। मैंने वीडियो पोस्ट की और धीमी सी आवाज़ में कहा, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। मुझे अजीब सा एहसास होने लगा, इसलिए मैंने बेसबॉल बैट उठाई और धीरे से लिविंग रूम की तरफ चला गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मेरी ओसीडी ने मुझे और बेचैन बना दिया था। तभी दरवाजे पे ज़ोर से दस्तक हुई। मैं एकदम से उछल पड़ा। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा, मेरी माँ सामने खड़ी हुई थी। बेटा, मैं बस तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। माँ, मुझे लगा घर में कोई है, आपने मुझे डरा दिया। इस घर में उसके बाद भी अजीब चीज़ें होती रहीं। एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ रहना नामुमकिन हो गया। जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, मैंने ये घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगर मुझे आप लोगों को कोई सलाह देनी हो तो ये कहूँगा, ये चीज़ें सिर्फ आपकी जहनी हालत का फ़ायदा उठाती हैं। ये तब तक आपके पास रहती हैं जब तक आप अंदर से टूट ना जाएं। कोशिश करें कि खुद पर काबू रखें और अगर ये हालत हो जाए तो बस वहाँ से निकल जाएं। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम बिलाल है और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। फ़िलहाल मैं लाहौर में रहता हूँ, लेकिन मैं गिलगित बल्तिस्तान में पला बड़ा हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये इलाका कितना वीरान है तो सोचिए कि यहाँ के सबसे बड़ा शहर गिलगित है, जहाँ सिर्फ 2 लाख लोग रहते हैं। हम एक छोटी जगह पर रहते थे जो शहर के बिल्कुल किनारे पर थी। हमारे घर तक पहुंचने के लिए एक कच्ची सड़क से गुजरना पड़ता था जो हाईवे से अलग होती थी और लगभग 1 किलोमीटर तक चलती थी। फिर एक खुला मैदान आता था जहां हमारा घर था। अब जब मैं कहता हूं कि हमारा घर जंगल से घिरा हुआ था तो ये बात मैं पूरे दिल से कह रहा हूं। ये जंगल इतना बड़ा था कि शायद पूरी अंग्रेज़ी बादशाह से भी बड़ा हो। हर तरफ सिर्फ दरख्त और झाड़ियाँ थीं। इतनी जगह थी कि अगर कोई लाश छुपा दे तो कभी ना मिले। हम यहाँ 1994 में आए जब मैं सिर्फ 7 साल का था। 2 साल बाद मेरा छोटा भाई दानियाल पैदा हुआ। मुझे याद है मैं अक्सर अपने कुत्ते शेरू के साथ बाहर खेला करता था। वो एक लैब्राडोर था और अक्सर मेरे साथ ही होता था। जब भी मैं जंगल में चक्कर लगाने जाता या जब मैं और मेरे अब्बू नदी में मछली पकड़ने जाते, वो हमारे साथ ही होता था। ये वाक़या 1995 की गर्मी के दिनों का है। मैं और शेरू हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड में थे। इस रास्ते पर मैं पहले भी गया था लेकिन कभी ज़्यादा दूर नहीं गया था। सिर्फ 5 मिनट चलने के बाद शेरू अजीब सी हरकत करने लगा। उसने गुरगुराना शुरू कर दिया। मैं उससे पूछता रहा कि शेरू क्या हुआ। उसने मुझे अजीब नज़र से देखा और फिर सीधा घर की तरफ भाग गया। शेरू वापस आओ, मैं ज़ोर से चीखा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो भागता हुआ जंगल से निकल गया। मुझे लगा शायद वो बीमार है। मैं सिर्फ 7 साल का था जब, इसलिए मैंने इस बात को एक ख़तरा नहीं समझा और उस रास्ते पर चलता रहा। कुछ और मिनट चलते चलते मुझे वापस जाने का ख्याल आया। शेरू के बिना मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता था। मैंने झुककर एक लकड़ी उठाई और मैदान की मिट्टी में एक बड़ा एक्स बना दिया ताकि जब भी वापस आऊं तो मुझे याद रहे कि मैं कितनी दूर तक आया था। जब मैं मुड़कर वापस जाने लगा, मुझे कुछ अजीब देखा। मुझे लगा कि मुझसे लगभग कुछ काफ़ी दूर दरख्तों के बीच एक लड़की खड़ी है। वो मेरी ही उम्र की लग रही थी, लंबे स्याह बालों वाली जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने एक नीली और सफ़ेद रंग की फ़्रॉक पहनी हुई थी। मैंने उससे कहा, तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ ज़मीन की तरफ इशारा किया और फिर धीरे से भागते हुए जंगल में गायब हो गई। मैं वहाँ रुक गया। पूरे इलाके में सिर्फ हमारी फैमिली रहती थी। मैं यहाँ बचपन से था लेकिन कभी किसी और को जंगल में नहीं देखा था। एक पल के लिए मुझे डर नहीं लगा, सिर्फ हैरानी हुई। मैं उस जगह गया जहाँ वो खड़ी हुई थी। वो किस तरफ इशारा कर रही थी। मैंने नीचे झुककर मुर्दा पत्ते हटाए। वहाँ मिट्टी के अंदर एक जूती दिख रही थी।
मैंने अपने हाथों से मिट्टी हटाई और उसे बाहर खींच लिया। एक पुरानी स्नीकर थी, बच्चों की साइज़ की। मेरे 7 साल के दिमाग में एक ख्याल आया, शायद ये लड़की जंगल में अपनी जूतियाँ खो बैठी हो, और अगर मुझे दूसरी भी जूती मिल गई तो मैं घर जाकर इसे अम्मी को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ताकि हम उस लड़की को ढूंढ सकें और उसकी जूती वापस दे सकें उसे। मैंने सोचा कि शायद एक और जूती मिल जाए, इसलिए मैं मज़ीद मिट्टी हटाने लगा। मुझे कुछ सख्त महसूस हुआ। मुझे लगा कि शायद दूसरी जूती होगी, इसलिए मैंने मिट्टी को और ज़्यादा खोदना शुरू कर दिया। मैंने एक आखिरी बार मिट्टी हटाई और जो देखा उसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं धीरे से पीछे हटा। मेरे सामने मिट्टी में 2 आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने एक इंसान की खोपड़ी देखी थी। मैं इतना डर गया था कि सीधा घर की तरफ भागने लगा। रोते रोते मैं सीधा अम्मी के पास आया जो किचन में थीं और उन्हें सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन कहा कि वो अब्बू को बताएंगी जब वो काम से वापस आ जाएंगे। अगले दिन मैं अब्बू को उस जगह ले गया। मैं सिर्फ रास्ते पर रुका रहा, जबकि अब्बू ने उस जगह देखा जहां मैंने कल खुदाई की थी। उन्होंने देखने के बाद कहा, हमें वापस घर चलना चाहिए और पुलिस को बुलाना चाहिए। करीब 2 घंटे बाद हमारे घर के बाहर कई पुलिस गाड़ियां थीं। मुझे कई साल बाद पता चला कि उन्होंने वहाँ एक लड़की की पूरी हड्डियाँ निकाली जो कि तकरीबन 15 साल से लापता थी। मैंने पुलिस और अपने वालिदैन को बताया कि मैंने एक लड़की को देखा था जो मुझे उस जगह से इशारा कर रही थी, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मैं बस एक बचपन की कहानी बना रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उस लड़की को ना देखता तो मैं उस जगह मिट्टी हटाने का सोचता भी नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की एक रूह थी जो चाहती थी कि कोई उसकी हड्डी को ढूंढे ताकि उसके माँ बाप को उसका इंतज़ार ख़त्म हो सके, उनका सुकून मिल सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कुछ अरसा एक रिश्तेदार रहे थे, तकरीबन 6 महीने। उनका नशा उनको बेपनाह तबाह कर चुका था। वक्त के साथ उनका बर्ताव पुरतशद्दुद होता गया। आखिरकार हमें मजबूरन उन्हें घर से निकालना पड़ा। उसके बाद फिर कभी वो नज़र नहीं आए। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद हमारे ख़ानदान के 3 और अफराद भी एक एक करके चले गए। गम ने हमारे घर की दीवारों में जगह बना ली हो, जैसे हवा भारी और दबाव वाली महसूस होने लगी। सब कुछ अजीब लगने लगा। पिछले चंद महीने से अजीबो-गरीब चीज़ें होने लगी हैं। मेरे वालिद ने सालों पहले हमारे कमरे का एक पंखा लगाया था। पहले कभी कभी खुद ब खुद चल पड़ता था, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद तो ये रोज़ का मामूल बन गया, वो भी पूरी रफ्तार से। कभी कभी टीवी के साथ साथ एक ही वक्त में चलता। पहले लगा कि कोई वायरिंग का मसला है, लेकिन फिर कुछ अजीब देखा। मेरे वालिद ने रिमोट के पीछे एक छोटी सी पेस्ट टाइप से चिपका रखी थी ताकि बैटरी का ढक्कन ना खुले। मैंने रिमोट टेबल पर रखा और पीठ घुमाई तो अचानक क्लिक की आवाज़ के साथ टीवी और पंखा दोनों चालू हो गए। कभी कभी मुझे टीवी बंद करना पड़ता, कई बार, तब जाके वो प्रॉपर तरीके से बंद रहता। फिर एक दिन मेरी वालिदा ने केबल ख़त्म करवा दी और रिमोट वापस प्रोवाइडर को दे दिया। उसके बाद टीवी ने कभी खुद ब खुद ऑन नहीं होने की कोशिश की, मगर पंखा अब भी रोज़ चलता था। और ऐसा नहीं था कि कोई वायरिंग का मसला हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। घर में और भी चीज़ें कुछ अजीब होने लगीं। जो सामान हम जहाँ रखते थे वो उधर की बजाय कहीं और से मिलने लगा। अचानक बर्तन गिर जाते। हमारे ड्राइंग रूम के एक कोने में चाइना कैबिनेट के ऊपर वाले फल की कुछ तस्वीरें रखी गई हैं, मगर वो तस्वीरें कभी सीधी नहीं रहती, एक एक कर कर गिर जाती थीं। कभी सीधा मुंह के बल, कभी फर्श पर फिसलती हुई। एक दफ़ा मेरे वालिद और वालिदा की शादी की तस्वीर का फ्रेम ज़मीन पर ऐसे गिरा कि कांच टूट गया और तस्वीर भी ख़राब हो गई। मेरी वालिदा ने इसे एक निशानी समझा और बाकी सब तस्वीर हटा दी।
जो तस्वीर सबसे आखिर में टूटी वो वही थी जो मेरे वालिद ने एक दुकान से ख़रीदी थी उस दिन, जब हमने अपने घर से उन रिश्तेदारों को निकाला था। जब मैं और मेरा पार्टनर घर में अकेले होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सुनाई देता है, जैसे अलमारियों के दरवाजे ज़ोर से बंद होते हैं, सामने और पिछले दरवाज़ों का खुलना बंद होना, किचन से कुर्सियों की घसीटने की आवाज़ या ड्रॉवर खुलकर ज़ोर से बंद होना। मगर जब भी चेक करते हैं कुछ नहीं होता वहाँ पर। हमारा पेट जो कि या तो दूसरे कमरे में सो रहा होता है या हमारी नज़र के सामने होता है, वो ऐसा कर तो नहीं सकता। और फिर वो आवाज़ें, जब मैं वॉशरूम में होता हूँ और घर में अकेला होता हूँ अक्सर, तो हल्का हल्का कुछ बोलने की सी आवाज़ बाहर से सुनाई देती है मुझे। मैं खुद को ये कहता हूँ कि शायद घर की दीवारें सेटल हो रही हैं। आप ये इमेजिन करें कि अगर आप वॉशरूम में हो, आप घर में अकेले हों और बाहर से आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई दें, तो क्या होगा आपके साथ। वही हाल मेरा था उस वक्त। मगर फिर मेरी आंखों के सामने कुछ हरकत महसूस हुई, साए जैसी, कुछ जो बिल्कुल नज़र ना आए लेकिन महसूस हो। एक दिन तो मैंने उसे खुली आंखों से देख लिया। भूरा रंग का इंसानी शक्ल का एक साया मेरे किचन में खड़ा था। कल मेरी फूफो का जनाजा था। वो जवान थी और उनका इंतकाल बिल्कुल अचानक हुआ है। सब बहुत उदास थे। रात को मैं और मेरा पार्टनर पीछे का वीरांदे में देर तक बैठे रहे, सिर्फ बातें करते रहे। हमारा लॉन चारों तरफ से बंद है और हमारा कुत्ता बिल्कुल हमारे पास आराम से लेटा हुआ था। अचानक मेरी बात के दरमियान ज़मीन पर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, तेज़ और इरादे के साथ। लेकिन ये ना इंसानी थी ना जानवर जैसी, कुछ बीच का था। गहरी गूंजती हुई आवाज़, कुछ अजीब सी आवाज़। जिस लम्हे हमने वो आवाज़ सुनी, हमारे अंदर के हर जज्बात ने चीख कर कहा, भागो। हम भागकर अंदर गए और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था, गर्दन के रोने खड़े हो गए थे। 10 मिनट बाद मैंने हिम्मत की और लॉन चेक किया। वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई फूल टूटा हुआ था, ना कोई हरकत की निशानी थी। अगर कोई चोर भी था तो हमारा कुत्ता जो हमारे साथ था ज़रूर रिएक्ट करता। वो भौंकता, भागता, कुछ ना कुछ तो करता, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। बाद में जब हमें ये सब कुछ अम्मी को बताया तो उन्होंने सिर्फ सर हिला के कहा, हाँ मैं भी सुन चुकी हूँ। हमारे पास कोई वजाहत नहीं है और शायद हम चाहते भी नहीं हैं कोई वजाहत। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। 2001 में मेरी उम्र सिर्फ 3 साल थी। उस वक्त मैं अपने वालिदैन के अकेली औलाद था। हम लाहौर के एक पुराने किराए के घर में रहते थे, जिसे मेरी माँ आज भी प्यार से कच्चा घर कहती है। सिर्फ चंद महीने बाद ही वो घर जल गया था, लेकिन जितना मुझे याद है वो घर अच्छा था। पुराना और छोटा ज़रूर था, लेकिन वही जगह थी जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 5 साल गुजारे थे। वो अच्छे दिन थे जब तक ज़िंदगी एक मुश्किल मोड़ ना लाई थी। हमारे घर के सामने एक कंक्रीट का चबूतरा था जहाँ मैं चौक से ड्राइंग बनाया करता था, और घर के अंदर ड्राइंग रूम में एक हीटर था जो सुबह सुबह प्री स्कूल से पहले मेरे पाँव गर्म करता था। हमारे बाथरूम में एक छोटी सी लैच थी जहाँ मैं खड़े होकर दांत साफ करता था। एक ही बेडरूम था जिसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया था ताकि एक छोटा कमरा बन सके, और जहाँ हम ट्विन बेड रख के। मेरा ब्लैंकेट डायनासोर वाला था क्योंकि मुझे डायनासोर का बहुत शौक़ था। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगती थी। मुझे अपने माँ बाप याद आते हैं और मुझे वो दूसरे लोग भी याद आते हैं उस वक्त के, वो लोग जो सिर्फ मुझे नज़र आते थे। मैं अक्सर उन्हें आँख के कोने से देखता था। वो हमेशा कोने के पीछे छुप जाते या काउच के पीछे, जैसे वो चाहते ही नहीं थे कि उन्हें कोई देखे सिवाय एक के। वो एक उन सब में से मुख्तलिफ था। एक मिडिल एज का आदमी, नीला सूट पहने हुए,
भूरे बालों और एक नरम मुस्कुराहट के साथ। उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि हर बुरा ख्याल या गम मिट जाता था। वो हमेशा से ही अच्छा था, हर वक्त नहीं आता था, लेकिन इतना ज़रूर कि मेरे घर वालों ने उसे मेरा तस्वुरी दोस्त मान लिया था। मैं तन्हा था, अकेला बच्चा, इसलिए मैंने अपना एक दोस्त तस्वुर कर लिया था उसे। ये सब कुछ मामूली था, सिवाय इस बात के कि मेरे पास एक असल दोस्त भी था, दानियाल। 2003 के आसपास की बात है। दानियाल हमारे साथ वाले घर ही रहता था। दोनों घरों के दरमियान एक खुला खेत था जिसमें एक छोटी सी राह थी। हम लोग एक इलाके में रहते थे जहाँ कुछ नहीं था ज़्यादा करने को, बस ये कच्चा घर और इर्द गिर्द का सुनसान इलाका। जब भी खेलने का मन करता, हमें अपने वालिदैन के साथ एक दूसरे के घर जाना पड़ता था। मुझे याद है वो आखिरी दिन जब दानियाल मेरे घर आया था। उसके बाद उसने कभी मेरे साथ खेलना छोड़ा नहीं, बल्कि बिल्कुल बंद कर दिया। हम मेरे छोटे कमरे में ब्लॉक्स के साथ खेल रहे थे, वो लकड़ी के टुकड़े जिनसे आप कुछ भी बना सकते हो। दानियाल उस वक्त पेड़ के ऊपर लेटा हुआ था और उस वक्त वो रूहानी दोस्त जो था मेरा, उसकी टांग को हल्के से छुआ जब वो मेरे कमरे में आने की कोशिश कर रहा था। दानियाल ने बहुत ही खौफ से उसकी तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आई कि वो दानियाल इतना घबरा क्यों गया है। वो भी तो एक दोस्त ही था मेरा, इसमें ऐसी क्या बात थी। मैंने दानियाल से कहा, ज़रा साइड हो जाओ, उसने भी खेलना है। उसने चीख मार दी और सीधा भागकर आंगन में चला गया और वहाँ से घर ले जाने की ज़िद करने लगा अपने वालिदैन को। मेरे वालिदैन हंस पड़े जब उन्होंने ये सुना और कहने लगे कि मैंने शायद उसे डरा दिया अपने तस्वुराती दोस्त का जिक्र करके। लेकिन जब मैं दरवाजे में खड़ा था तो वो रूहानी दोस्त भी मेरे पीछे ही था। दानियाल दरवाजे की तरफ घूर रहा था, लेकिन मुझे नहीं। उसकी नज़र मेरी आंखों के ऊपर किसी चीज़ पर टिकी हुई थी। उस दिन एक बात तो तय हो गई थी, अब मैं अकेला नहीं था जो मेरे रूहानी दोस्त को देख सकता था। दानियाल उस दिन के बाद कभी वापस नहीं आया। उसकी माँ ने मेरे वालिदैन से कहा कि उसने रात को नींद में चीखना शुरू कर दिया है। हर वक्त उसे लगता है कि कोई उसे देखता रहता है, कोई आदमी नीले सूट में। मेरी माँ ने ये बात मुझे उस वक्त नहीं बताई थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब मैं बड़ा हुआ। उस वक्त मुझे सिर्फ इतना याद था कि वो रूहानी दोस्त अच्छा था। मुझे समझ नहीं आई कि सब उससे इतना डरते क्यों थे। मेरे घर वाले भी शायद कभी कभी कुछ अजीब महसूस करते थे। कभी कभी उनकी निगाह किसी कोने में जाती थी और फिर वो चुप हो जाते थे। माँ के चेहरा सफ़ेद पड़ जाता था और वालिद छोटी सी दुआ पढ़ लिया करते थे। मुझे वो रूहानी दोस्त से कभी डर नहीं लगा, लेकिन फिर चीज़ें बदल गईं। 2007 के आखिर में एक रात हमारे घर में अचानक आग लग गई। किसी को समझ नहीं आई कि आग कैसे लगी। बिजली का कोई फॉल्ट नहीं था, स्टोव भी बंद थी। मैं उस वक्त सो रहा था। जब मेरी माँ ने मुझे उठाया तो हर जगह धुआं था और मैं चीखने लगा। हम तेज़ी से घर से निकल गए। बचपन का एक टॉय हीटर जला था जो मैं यूज़ करता था, लेकिन माँ कसम वो हीटर अनप्लग था। उसी रात जब हम लोग एक रिश्तेदार के घर रुके, मैं चुप था। वालिद गुस्से में थे, माँ रो रही थी। मुझे सिर्फ एक बात याद आई। जब हम घर से भाग रहे थे, मुझे लगा मेरे हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। मुझे लगा कि शायद वो मेरा रूहानी दोस्त था। हम लाहौर के एक और इलाके में नए घर लेकर शिफ्ट हो गए, DHA के करीब एक पुरानी डबल स्टोरी बंगले में। पहला महीना ठीक गुजरा, फिर मुझे फिर से वो लोग नज़र आने लगे। वो कोने में खड़े होते थे, कभी बेडरूम के डोर के पीछे, कभी स्टेयर केस के नीचे। उनमें से कोई बात नहीं करता था, लेकिन वो मुझे देखते रहते थे। फिर एक रात वो रूहानी दोस्त वापस आया। मैं टीवी लाउंज में बैठा कार्टून्स देख रहा था। अचानक से स्क्रीन बंद हो गई। जब दोबारा चली तो टीवी में मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि वो रूहानी दोस्त था। वो मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने दिनों में। उस दिन मुझे पहली बार उससे डर महसूस हुआ। उसकी मुस्कुराहट अब नॉर्मल नहीं थी, अब उसमें कुछ और था। मैं स्कूल गया तो मुझे एक दोस्त मिला।
उसने मुझे कहा कि उसे भी घर में अजीब चीज़ें महसूस होती हैं। उसने भी एक आदमी देखा था, नीला सूट, भूरे बाल, खामोश। मैं समझ गया कि ये वही था। मेरे दोस्त ने कहा कि वो रात को अंधेरे में दिखता है, उसकी अलमारी के अंदर, कभी बेड के पास। वो चीखता था लेकिन कोई सुनता नहीं था। हमने मिलकर प्लान बनाया और अगले जुमे वो मेरे घर आ गया। हमने डिसाइड किया कि उसे सामने लाकर पूछा जाए कि वो क्या चाहता है। रात के 12 बजे वो मखलूक दोबारा हमारे सामने आई। वो ड्राइंग रूम के कोने में थी, कदीम घंटी की आवाज़ के साथ। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, आप सब लोग मेरी जगह में रहते हैं। फिर वो हवा में घुल गया। मेरे वालिदैन ने जब देखा कि मैं रोज़ बेचैन रहता हूँ, उन्होंने एक बुज़ुर्ग पीर बुलाया। पीर साहब ने पूरे घर में दुआ पढ़ी और फूंक मारी। जब वो ड्राइंग रूम के एक कोने में पहुँचे, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कहा, ये कोई तस्वीरी दोस्त नहीं है, ये एक रूह है, इसे किसी ने यहाँ कैद किया हुआ है। पीर साहब ने कहा कि उसे आज़ाद करना पड़ेगा या फिर घर छोड़ना पड़ेगा। उसी रात हम लोग वापस गांव चले गए। आज 2025 है। मैं 27 साल का हूँ। अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में रहता हूँ। 3 साल की बेटी है। हर चीज़ ठीक है, लेकिन 2 दिन पहले जब मेरी बेटी टीवी देख रही थी तो अचानक उसने कहा, अब्बू ये कौन है? मुझे कहता है कि वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। वहाँ हालांकि कोई भी नहीं था। मेरा खून जम गया। मैंने टीवी की तरफ देखा। स्क्रीन में उसका रिफ्लेक्शन था, नीला सूट, भूरे बाल और वही मुस्कुराहट। अब मुझे डर लगता था उससे। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।